मध्यकालीन परिदृश्य जिसमें केंद्रीय प्रशासन में शासन की अधिपति वासा कहलाता था। वासा प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता और इस्लाम का संरक्षक होता था। मुगल साम्राज्य की विशालता के कारण प्रशासनिक संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जो कि निम्न थे, जैसे वकील मुतलक यानी वकील होता था, जो कि मुगल प्रशासन की सम्राट के बाद शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यानी वकील होता था। यह केंद्रीय प्रशासन के समस्त विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति और पदोन्नति का कार्य करता था, परंतु बाद में यह प्रथा समाप्त होती चली गई। माना जाता है कि सम्राट अकबर ने अपने वकील बैरम खां के बाद इस पद को महत्व को कम करने के लिए अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में एक नया दीवान-ए-वजारत-ए-कुल की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य था राजस्व और वित्तीय मामलों को प्रबंध देखना। वकील पद की महत्ता कम होने के बाद दीवान या वजीर बादशाह के पद पर मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाता था। दीवान या वजीर, यह दीवान या नियंत्रण राजस्व का वित्तीय विभाग पर होता था। दीवान-ए-शाही खजाने का प्रबंध और हिसाब की जांच करता था। दीवान के नियंत्रण में ही करों की वसूली और उसकी रकम की विषय में निर्धारित होता था। अकबर के समय में उसका वित्त विभाग दीवान मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल और शाह मंसूर के अधीन रहा। औरंगजेब के समय में आसद खां सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान या वजीर के पद पर रहा था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके पास दीवान-ए-अरीज की समस्त अधिकारी होते थे। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। मुगल सेना में मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन और प्रशिक्षण के अनुसरण की जिम्मेदारी और घोड़े को दागने एवं मनसबदारों को नियंत्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि जिम्मेदारी का निर्वाह मीर बख्शी को करना होता था। प्रांतीय बख्शी जो प्रांतों में नियुक्त होता था, मीर बख्शी के संदेश के माध्यम से वहां की स्थिति का अवगत कराता था। मीर बख्शी का पद अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। प्रधान काजी या प्रधान न्यायाधीश, यह काजी उल कुजात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानून के अनुसार करता था। प्रधान काजी प्रांत, जिला, नगर के काजियों की नियुक्ति करता था। काजी के सहायता मुफ्ती होते थे। मुफ्ती अरबी न्याय शास्त्र के विद्वान होते थे, जो मुकदमे में शरीयत कानून के मूल रूपों का काजी से मशविरा करते थे, जिस आधार पर काजी निर्णय लेता था। मुतसिब, यह मुतसिब शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्यों का निरीक्षण और नैतिक नियमों को देखभाल करता था। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने और कार्य मुहतसिबों को सौंप दिए गए थे। सद्र या प्रधान सद्र, यह धार्मिक मामले, धन संपत्ति और दायित्व विभाग का प्रधान होता था। सम्राट एवं शाही परिवार के सदस्य धर्मात्म विद्वान, उलेमा और साधु संतों की सहायता के लिए धन और जागीर दिया करते थे। मीर-ए-शमा, यह शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का प्रबंधक होता था। मीर-ए-शमा के अधीन दीवान-ए-बायूतात, मुशर्रिफ, दरोगा एवं तहसीलदार आदि कार्य करते थे। अन्य पद में क्या होता था, जैसे मुस्तौफी या महालेखाकार होता था। नाजिर-ए-बायूतात, शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का पुनः निरीक्षक करना। मीर-ए-आतिश, तोप खाने का निरीक्षक करना। दरोगा या डाक परीक्षक था। मीर-ए-बर या वन अधीक्षक था। मीर-ए-तोजक उत्सवों आदि के प्रबंधक थे। प्रांतीय प्रशासन
प्रांतीय प्रशासन में अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु आधार प्रस्तुत करते हुए 12 सूबों की स्थापना की गई, किंतु बाद में 3 नए सूबों बरार खानदेश अहमदनगर शामिल होने पर इनकी कुल संख्या 15 हो गई, जो औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर 20 हो गया। सूबेदार सूबे का प्रमुख होता था, इसकी स्वयं की सेना होती थी, साथ ही साथ सूबे में कर एकत्र और न्याय आदि का फैसला करता था। दीवान ए सूबेदार के नहीं बल्कि केंद्रीय दीवान के अधीन में थे। प्रांत के वित्त विभाग के अध्यक्ष होते थे। सूबेदार और दीवान सूबे के स्वतंत्र समान सत्ताधारी होते थे। सदर और काजी साधारणतः सूबे में सदर और काजी का पद ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों को पालन की देखभाल करता था तथा काजी के रूप में न्याय करता था। प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी के सिफारिश द्वारा नियुक्त होता था, जो सूबे में सेना की भर्ती एवं सेना का संचालन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व रखता था। कोतवाला यह सूबे की आंतरिक शांति का सुरक्षा का व्यवस्था करता था। जिले का प्रशासन यह प्रत्येक सूबा कई सरकारों यानी जिला में बटा हुआ था। फौजदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। इसके अधीन एक सैनिक दल होता था जो जिले और शांति सुरक्षा का सुव्यवस्था का प्रबंध करता था। मलगुजार जिले की मलगुजारी एकत्र करता था। कृषकों की तकावी ऋण बांटने और वसूलने का अधिकार इसे प्राप्त था। इसे आय और व्यय मासिक रिपोर्ट दरबार में भेजनी होती थी और यही जिले की आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था। बीती कची यह मलगुजार के प्रमुख सहायक होते थे। यह कृषि संबंधी जरूरी कागज और आंकड़े तैयार करते थे। परागने का प्रशासन प्रबंध। प्रत्येक सरकार जिला कई परागनों में बटा हुआ था। सिकदार परागने का प्रमुख अधिकारी होता था, जो परगाने में सुरक्षा और शांति के साथ साथ काश्तकारों और द्वारा खजाने में जमा करके लिए गई मलगुजारी की राशि को संभालता था। आमिल परागने का वित्त अधिकारी होता था। फोतदार परागने का कंजाची होता था। कर नून या क्लर्क उत्पादन योग्य भूमि पैदावार मलगुजारी वसूली करता था। बकाया या अधिकारियों का भी लेख रखता था। कानून गो परगाने में पटवारियों का अफसर होता था, जो परगाने की पैदावार मलगुजारी आदि कागजों का तैयार करता था। ग्राम प्रशासन यह मुगल प्रशासन के गांव एक स्वायत्तता संस्था होती थी, जिसके प्रशासन का कार्य मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। भू राजस्व के मुख्य अधिकारियों को खूत, मुकदमा और चौधरी होते थे। ग्राम प्रधान की सहायता के लिए पटवारी होता था। परागनों के अंतर्गत शामिल गांवों को मवाद या दीहा कहा जाता था तथा इसके अंतर्गत शामिल छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी जैसे वकील ए मुतलक या वकील होता था। दीवान ए वजीर राजस्व का वित्त विभाग। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी। प्रधान काजी, प्रधान न्यायाधीश, मुहतसिब सार्वजनिक आचार नियंत्रण। सद्र उस सद्र प्रधान सद्र या धार्मिक मामलों का प्रबंधक और सलाहकार होता था। मीर ए समा शाही महल, हरम, रसोई आदि का प्रबंधक। सूबेदार और सिपहा सलार या प्रांतीय प्रशासन का प्रधान सूबेदार होता था। सरदार और काजी प्रायः एक ही व्यक्ति के दोनों पद दिए जाते थे। सदर नैतिक चरित्र को देखरेख करता था, जबकि काजी न्याय का अधिकार होता था। प्रांतीय बख्शी सूबे की सेना को देखभाल करता था। कोतवाला या सूबे की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था देखता था। फौजदार यह सरकार या जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। अमलगुजार जिला के राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। मिति कची अमलगुजार का सहायता करता था। सिकंदर शांति और सुरक्षा करता था। आमिल
प्रागने का वित्त अधिकारी होता था। फौजदार या खजांची होता था। कारकुन क्लर्क कहलाता था। कानून गो पटवारियों का प्रधान अधिकारी। ग्राम प्रधान खूत और मुकदमा चौधरी कहलाता था। पटवारी ग्राम प्रधान का सहायता करता था। मुगल सैन्य व्यवस्था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था ने मुगलों को भारत पर लंबे समय तक शासन करने का आधार प्रदान किया। यह सैन्य व्यवस्था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा अत्यधिक संगठित, कुशल और दृढ़ बनाए रखी गई थी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता विभिन्न प्रजातियों के मिश्रित था, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय, मुसलमान तथा मराठे यदि शामिल थे। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था निम्न अंग थे। मनसबदार और उनमें सैनिक। प्रत्येक सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किया गया था। जैसे अहदी सैनिक। अहदी सैनिक वासा के सैनिक थे। अखली सैनिक ऐसे सैनिक जिन्हें वासा की तरफ से भर्ती किया जाता था, यद्यपि उनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी और नौसेना। पैदल में शमशीरबाज, तलवार और भाला वाला शस्त्र थे। सेहबंदी नागरिक पुलिस वाले सेना के अतिरिक्त योद्धा थे। बंदूकाची बंदूक चलाने वाले सैनिक। घुड़सवार वगीर घोड़े अस्त्र शस्त्र राज की ओर से मिलते थे। सीलेदार घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे। तोपखाने का दरोगा मीर आतिश कहलाता था। हाथी सेनापति हाथी की सवारी करता था। हाथी शत्रु पर आक्रमण करने, किले के दरवाजे तोड़ने आदि में काम आते थे। नौसेना मुगलों की निजी नौसेना नहीं थी। पूर्वी बंगाल की सरकार अनेक नाव का बेड़ा रखती थी। नाव का निरीक्षक मीर-ए-बहर कहलाता था। मनसबदारी व्यवस्था। मध्य एशिया से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें भारतीय मूल को भी शामिल किया गया है। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसमें 10 से 5,000 तक मनसब दिया जाता था। मनसब का अर्थ पद होता था और इसमें निम्न बातों का पता चलता है, जैसे अधिकारी की पदनुमा की अवस्थिति, धारक का वेतन, नियत संख्या में सेना, घोड़े हथियार का ज्ञान। मनसबदार का आशय ऐसे व्यक्तियों से था जो राजकीय नौकरी में थे। यह एक समेकित व्यवस्था थी, जिसमें सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन के सभी लोग शामिल थे। मनसब से यह आशय भी था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। 1577 में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो कि एकल व्यवस्था के रूप में थी। 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर दिया जाता है। सवर पद से युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद वेतन से जुड़ा था, जो कि सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या से है। संद्र या काजी की मनसबदारी में नहीं जोड़ा गया। आईने-ए-अकबरी 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, किंतु यह 33 मनसब से प्रदान किया जाता है। वर्गीकरण जैसे उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। 2500 से 5000 मनसब, इन्हें अमीर और आजम कहा गया। 500 से 2500 मनसब अमीर कहा गया, जबकि 500 तक मनसब को मनसबदार कहा गया। द्वितीय में जात सवार के अनुपात पर। उच्च स्तर पर जात सवार होते थे। माध्यम स्तर पर सवार की संख्या जात की संख्या की आधी से उससे अधिक। निम्न स्तर पर सवार की संख्या जात की संख्या से आधी से कम होता था। मनसबदार को नगद और जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। जब मनसबदारों की जागीर दी जाती थी तो उन्हें जागीरदार कहा गया। अतः कहा जा सकता है कि सभी जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को अपने क्षेत्र में
जागीर नहीं दी जाती थी, किंतु राजपूतों को यह अधिकार दिया गया कि और ऐसे जागीर वतन जागीर कहलाती थी, जो कि आनुवंशिक आधार पर भी निर्धारित थी। औरंगजेब के समय मशरूत मनसब का उल्लेख मिलता है, जो विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था और इसमें सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक भी हो सकती थी। अकबर ने इस व्यवस्था में दाह विशिष्ट का नियम लागू किया, जिसके तहत प्रत्येक सवार को 2 घोड़े रखने होते थे, जिसमें सैन्य गतिशीलता बनी रहे। यद्यपि यह घुड़सवार का भी उल्लेख मिलता है कि जिसे अर्धसवार कहा जाता था। अकबर के समय तक युवराजों की अतिरिक्त सभी के अधिकतम 5000 मनसब दिया गया है। अपवाद स्वरूप मानसिंह और मिर्जा अजीज कोक को 7000 मनसब दिया गया है। 1615 में सी-अस्पा और द्वि-अस्पा का नियम लागू किया गया, जिसमें द्वि-अस्पा सैनिक का निरोध संख्या में उतने ही अतिरिक्त घुड़सवार रखने होते थे। उदाहरण स्वरूप जिस मनसबदार को 3000 जात की दर्जा और 3000 सवारों का सी-अस्पा और द्वि-अस्पा दर्जा प्राप्त था, उसे 6000 घुड़सवार रखने होते थे। वस्तुतः अपने विश्वासास्पद लोगों को संतुष्ट करने के लिए और अकबर के फार्मूले को क्षति न पहुँचे, इस उद्देश्य से जहांगीर ने इसे अपनाया था। शाहजहां के समय में मनसबदार व्यवस्था का मुख्यतः 2 प्रकार का परिवर्तन किए गए, क्योंकि उसके शासनकाल में जम्मा और हासिल का अंतर बढ़ता जा रहा था। ये परिवर्तन निम्न थे। शाहजहां ने मनसबदारों के लिए मासिक वेतन प्रणाली लागू की और तिमाही छमाही का नियम अपनाया। जैसे यदि मनसबदार को 6 महीने का वेतन निर्धारित किया जाता है, तो सैनिक कर्तव्यों से उसे अनुपात में कमी कर दी गई। केंद्र में दूरी के आधार पर उसने सैन्य दायित्व निर्धारित किया और 1/2 भाग 1/4 भाग का नियम लागू किया। औरंगजेब के समय क्षेत्रों में मुगल विस्तार के बाद मनसबदारी व्यवस्था प्रभावित हुई और विशेषतः मराठों को शामिल किए जाने के कारण बेजागीरी का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि सुरक्षित जागीरें अब कम मात्रा में बची थी। इसका परिणाम यह हुआ कि खालसा के जागीरों दी गई जाए या फिर उसे पुराने जागीरों से जमीन लेकर उन्हें वितरित किया जाए, और ये दोनों कारण साम्राज्य में स्थायित्व के लिए अनुकूल नहीं थे। औरंगजेब ने इस व्यवस्था को नया आयाम जोड़ा, जो मशरूत के नाम से जाना गया। इसका अर्थ है सशस्त्र मनसब मुख्यतः फौजदारों और किलेदारों की विशेष दायित्व देकर मशरूत से जोड़ दिया जाता था। स्मरणीय है कि यह व्यवस्था आपातकालीन होती थी। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या लगभग 33% औरंगजेब के समय से ही थी, और इसलिए क्योंकि उसका प्रवेश मराठा क्षेत्र में हो चुका था। जहांगीर ने अलतमागा नामक जागीर चलाई, जो मुस्लिम कुलीनों की दी जाती थी, और यह राजपूतों को दी जाने वाला वतन जागीर की तरह आनुवंशिक होती थी। मुगल अर्थव्यवस्था, कृषि प्रथा। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर की सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का अभाव का उल्लेख मिलता है। भारत में कृषि भूमि की उपजाऊ थी, किंतु उत्पादन के साधन साधारण थे और कृषि तकनीक की बहुत उल्लेखनीय प्रगति हो सकी है। चूँकि जनसंख्या कम थी और उसके अनुपात में कृषि भू क्षेत्र अधिक था, अतः लोगों के पास उत्पादन का अभाव नहीं रहा। शाहजहां ने फैज और शाह नामक नहरों का निर्माण करवाया और कृषि व्यवस्था को उन्नत करने की कोशिश की। मुगल काल में अकालों की चर्चा तत्कालीन इतिहासकारों और विदेशी यात्री दोनों द्वारा की गई है। बैदानू उल्लेख करता है कि अकबर के शासनकाल में अकाल और महामारी दोनों का प्रकोप मिलता है।
जो कि 1630 से 31 में शाहजहां के शासनकाल में गुजरात और दक्षिण में भीषण अकाल, जिसका उल्लेख लाहौरी या पीटर मुंडी करते हैं। उल्लेखनीय है कि मुगल शासकों द्वारा आपदा प्रबंधन या राहत की कार्य का कोई भी उल्लेख मिलता है। इस समय विदेशी से कोई कृषि उत्पादन भारत लाए गए थे। उत्पाद और देश जैसे पपीता और मक्का अमेरिका से, तरबूज और खरबूज मध्य एशिया से, अनानास और काजू लैटिन अमेरिका से। 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा और 18वीं शताब्दी आते आते आलू, टमाटर और लाल मिर्च की खेती की जाने लगी। पूर्व राजस्थान और महाराष्ट्र में 18वीं सदी में मक्का का उत्पादन होने लगा, किंतु उल्लेखनीय है कि आईन-ए-अकबरी में मक्के की खेती का उल्लेख नहीं मिलता है। नकदी फसलों को जिन्स-ए-आला कहा जाता था, जिसमें सबसे अधिक खेती गन्ने की होती थी और बंगाल का गन्ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तंबाकू। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया था। बीजापुर के कुछ सरदारों द्वारा यह पहली बार अकबर के दरबार में ले आया था। तंबाकू की खेती जहांगीर के समय से शुरू हुआ और यह इतना प्रचलित हो गया कि इतिहासकारों इसे भारतीय कृषि की विविधता का सर्वश्रेष्ठ परिचायक मानते हैं। जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के द्वारा उसके उपयोग को निषिद्ध कर दिया था। नील के लिए सरखेज यानी गुजरात और बयान महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अफीम जो औषधि के निर्माण हेतु उत्पादित की जाती थी, उसका मुख्य क्षेत्र बिहार और मालवा था। गुड़ और चीनी का उत्पादन के लिए पंजाब, बंगाल, गुजरात मुख्य केंद्र था। खनिज तथा उद्योग। खनिज अयस्क धातु जैसे सोना, इसके क्षेत्र कुमाऊं पर्वत और पंजाब का नदी क्षेत्र था। रॉल्फ फिच के अनुसार बिहार की नदियों से शासन को सोना प्राप्त होता था। तांबा राजस्थान, खेतड़ी और मध्य भारत से आता था। संगमरमर मकराना से, हीरा गोलकुंडा से, लोहा कश्मीर, बंगाल, बिहार और इलाहाबाद से। नमक सांभर झील पंजाब की पहाड़ियों और नमक की पहाड़ी से। मुगल काल में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि ही था, किंतु उद्योग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और किंतु विनिर्मित भारतीय वस्तुओं को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हुए। राजकीय संरक्षण में कार्यरत कारखाने विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरे, जिसमें विविध वस्तुओं का निर्माण होता था, किंतु सर्वाधिक रूप से वस्त्र उत्पादन होता था। अबुल फजल मजदूरों और शिल्पकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अकबर के प्रयासों की प्रशंसा करता है। वस्त्र उद्योग। वस्त्र निर्माण हेतु रुई का उत्पादन लगभग संपूर्ण देश में होता था। सूती वस्त्रों के लिए बंगाल और गुजरात विशेष लोकप्रिय थे। मलमल के कपड़ों के लिए बंगाल विश्व विख्यात था। कपड़ों सूती वस्त्र को रंगने के लिए रंगसाजी उद्योग का विकास हुआ। ऊनी वस्त्रों को निर्माण कश्मीर, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में होता था, किंतु अच्छी किस्म के ऊनी कपड़े आयात किए जाते थे। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र और शॉल तथा कालीन बनाने के लिए उद्योग केंद्र स्थापित किया था। बंगाल में रेशम से मिलता जुलता सन का कपड़ा तैयार किया जाता था। वस्तु उद्योग जैसे तांबे के बर्तन यह दिल्ली में, कांसा का बर्तन बंगाल, पीतल का बर्तन काशी, सोने चांदी के गहने तथा बर्तन बीदर से। भारत के दशमीकी इस्पात से बने तलवार की मांग पूरे विश्व में थी। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अधिकतर आयात किया जाता था, किंतु कांच के बर्तनों का निर्माण हेतु भारत में ही होता था। फतेहपुर सीकरी में बिहार और बरार में कांच उद्योग के कारखाने थे। पोत निर्माण का इस काल में समुचित विकास हुआ और धीरे धीरे यह प्रमुख व्यवसाय हो गया। सिंध, बंगाल, गंगा के तटीय क्षेत्र में होता था। सोरा जिसका मुख्यतः प्रयोग बारूद निर्माण और पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता था। मुख्य उत्पादन क्षेत्र बिहार था। डच और अंग्रेज
इसी भारत से बाहर ले जाते थे। विज्ञान और तकनीकी। मुगल काल में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रगति न हुई। 1582 में अकबर के दरबार में सिराजी नामक विद्वान आया, जिसकी प्रशंसा अकबर ने कहा है, यदि उसके बदले में मेरा संपूर्ण खजाना भी ले लेता तो मैं सौदा मेरे फायदे में ही होगा। अबुल फजल अमेरिका की खोज में उल्लेख करता है और उसे आलेमे नब कहता है। आग्नेय अस्त्रों का नियमित उपयोग दक्षिण के पुर्तगालियों ने और उत्तर भारत में बाबर ने किया। फ्रांसीसी चिकित्सक वर्नियर दानसीमद खां के साथ 5 वर्ष तक रहा और उन्हें विलियम हार्वे और पैगुएट के रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में बताया। भारतीयों को शरीर संबंधी विज्ञान की जानकारी कम थी और यहाँ तक कि हकीमों ने हार्वे की खोज के प्रति रुचि नहीं दिखाई। लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जाता था। अबुल फजल लोहे के तोपों और बंदूकों और नालों का प्रयोग बनाने की तकनीक का उल्लेख भी करता है। भारत में जस्ता शोधन तकनीक 12वीं सदी से ही शुरू हो चुकी थी और अबुल फजल इसके लिए जबर क्षेत्र जैसे उदयपुर राजस्थान का उल्लेख करता है। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है और कांसा तांबा और टीन से, जो कि भारत में मिलता है, किंतु एशियाई क्षेत्र में इसका आयात भी किया जाता था। आंध्र क्षेत्र में लगभग 400 ईसा पूर्व में ही वुट्र पद्धति का उल्लेख मिलता है, जो कि तेलुगु शब्द में उल्कू से बना है। यह लोहा बनाने की अति प्राचीन विधि थी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों छपाई खाने को गोवा में लेकर आया, जिसमें एक भारतीय व्यापारी भीमजी पारिख ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। अबुल फजल के अनुसार आश्वासन विधि से भारतीयों को ज्ञात थी और सोरा में पानी को ठंडा करना महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया। भारत में पनचक्की का इस्तेमाल बहुत कम होता था। हुंडी का प्रचलन मुगल काल में व्यवस्था थी, जो कि व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र के रूप में होता था। उल्लेखनीय यह है कि बड़े व्यापार हुंडियों के माध्यम से ही होते थे। मुगल कालीन स्थापत्य। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापना का अंतिम पड़ाव है। इसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस ऑक्सियन तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्व भारतीय तत्व के साथ सम्मिलित हुए। मुगल वास्तुकला में खुरदारे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है। मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई थी। किलों के भीतर पूरा शहर समा सकता था। भवन निर्माण में घुमावदार, कोनदार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। पीतादूर तकनीक यानी संगमरमर पत्थर का जवाहरत का जड़ाऊ काम मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान विशेष है। मुगल स्थापत्य में भव्यता और विशालता का जितना ध्यान दिया गया है, उतना ध्यान सजावट और अलंकरण और बारीकियों पर भी दिया गया है। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम है। शुरुआत में बाबर, विकास अकबर, चरम शाहजहां और पतन औरंगजेब के समय हुआ था। बाबर काल। बाबरनामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सजाया संपूर्ण और ज्यामितीय हो। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जम्मा मस्जिद मीर बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का राम बाग बाबर काल का ही देन है। बाबर काल में स्थापत्य का शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूरी थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इसे हेतु उसने अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलाए थे। बाबर का पुत्र हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपरा नामक भवन का नींव डाली। अकबर काल। अकबर के शासनकाल में हुई निर्माण कार्यों में हिंदू मुसलमान शैलियों का व्यापक समन्वय दिखाता है।
हुमायूं का मकबरा 1570 में, आगरा का किला 1565 में, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला पंचमहल या 1583 में तथा इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है। इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और 4 बाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत का डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1569 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, परंतु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार 1570 में यह बनकर तैयार हो गया था। आगरा का किला आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में, अन्य स्रोतों में 1506 दिया गया है, लेकिन अकबर ने 1565 में आगरा के किले की नींव रखी। 1.5 मील व्यास और 70 फीट ऊंचे दीवार वाले आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे, दिल्ली गेट और अमर सिंह का गेट है। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों को आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत नायकों, एक जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई है। फतेहपुर सीकरी का किला आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम स्थिति में यह जगह प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था, जहां पत्थर की संगत राशि का काम चलता था। अकबर ने यह लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया है और इसे प्रशासनिक राजधानी भी बनाया है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। फतेहपुर सीकरी की डिजाइन बहुउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम, दीवान ए खास, जम्मा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती और मकबरा, बुलंद दरवाजा और हिरन मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंचमहल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्तान की कोठी आदि इमारतें हैं। जहांगीर का काल जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया। इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्वास काल कहते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा में, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में, अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा दिल्ली में, अनारकली का मकबरा लाहौर में और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। दिलखुश बाग लाहौर में स्थित है, शालीमार बाग कश्मीर में और यादी वास्तुकला महत्वपूर्ण उदाहरण है। मरियम उज जामनी का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट एक बाग में इसे बनवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा यह अकबर और शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी है। इसका निर्माण मलिक ए आलम नूरजहां ने 1626 से 28 के बीच में करवाया था, जो मिर्जा गयास बेग उर्फ इमाद-उद-दौला की पुत्री थी। आगरा में यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पितरादुरा तकनीक यानी पत्थरों पर जवाहरत जड़ने का काम का इस्तेमाल किया गया। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव है। इसी मुगल इमारत की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई है। शाहजहां का काल शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अधिक इस्तेमाल तथा पितरादुरा तकनीक का रूप में निखर कर सामने आया। शाहजहां काल में मेहराब और गुंबद, मीनार, पाराकोटा और बुर्ज सभी आदर्श संतुलन में उपस्थित हुए। आगरा के किले में पुन्नुधार शाहजहानाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में
लाल किला और जम्मा मस्जिद का निर्माण तथा आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य का संबंधी विशिष्ट देन है। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल अंजुमंद बानो बेगम की याद में 1631 से 53 के बीच में बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 48 के मध्य निर्मित हुआ है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खान ने निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। सफ़ेद संगमरमर निर्मित इस इमारत की पितरादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा है, यथा डिजाइन और चारबाग शैली यह हुमायूं के मकबरे से है। इस्लामिक सादगी और मामले में यह अधिकार अकबर के मकबरे से। कब्र डिजाइन के मामले में मांडू के होशंगा शाह के मकबरे से है और संगमरमर और पितरादुर तकनीक इस्तेमाल में यह इत्माद उद्दौला के मकबरे से तथा झीलों में भवन में प्रतिबिंब बनने में इस्तेमाल के मामले में यह सासाराम स्थित शेर शाह के मकबरे से है। ताजमहल यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है, जो कि 1983 में ताजमहल के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। लाल किला। 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल और नौबत खाना, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनवाया गया। हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए हैं, जिसे भवन सवान मंडप और भादो मंडप कहा गया है। इस बाग का फव्वार दर्शनीय है। जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेर शाह के समस्त अभियानों में से सबसे कठिन अभियान था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जायत और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया। कलिंजर का अभियान 1545 में शेर शाह के अंतिम अभियान कलिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेर शाह ने कीरत सिंह और कलिंजर के शासक को एक नाचने गाने वाली दासी के हथियाने के कलिंजर पर आक्रमण किया गया था, जिसके कीरत सिंह ने इसे देने से इनकार कर दिया। कलिंजर अभियान के दौरान शेर शाह ने किले के दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा और उसमें आग लग जाने से 22 मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत में महानतम शासकों में की जाती है। इसका कारण शेर शाह सूरी की सैनिक उपलब्धियां नहीं, वरन उसके उच्च कोटि की शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना था। साम्राज्य निर्माण प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। उसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। केंद्रीय शासन। शेर शाह पूर्णतः एकात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था तथा संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका सैनिक मामलों का प्रमुख था। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसे कुछ लोगों की सहयोग की आवश्यकता थी। अतः उसने कुछ विभागों की स्थापना किया था, जो कि निम्नलिखित है। प्रसिद्ध वाक्तव्य, यह धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कहीं यही है, दीवान-ए-खास में अंकित है। पितरादुरा तकनीक क्या थी? यह इतालवी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। सरल शब्दों में यह पत्थर का जड़ाऊ काम है, जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बखूबी किया गया है।
यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम से प्रयुक्त हुई है और बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे शीर्ष पर पहुंचाया। औरंगजेब का काल। औरंगजेब का काल बादशाही मस्जिद, लाहौर मोती मस्जिद, लाल किला और रबिया उद दरौनी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस काल की प्रमुख इमारतें हैं। रबिया उद दरौनी का मकबरा औरंगजेब के बेगम दिलरास बानो बेगम और रबिया उद दरौनी के याद में बनाया गया था। इसे डकनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकला ताउत उल्लाह यानी उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र और हसपत राय ने बनवाया था। रबिया उद दरौनी मकबरे के निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। मुगल चित्रकला। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान किया। उन्होंने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों को अवशासन के बाद भी दीर्घकाल तक देश में विभिन्न भागों में कायम रही। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद के चित्रों को समीक्षा की थी। बाबर की चित्रकला में व्यापक रुचि थी। बाबर के बेटे हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अब्दुल रसमद और मीर सैयद अली रहते थे। मुगल काल के विकास चित्रकला का स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला को सफाविद शैली के एक उच्च संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस चित्रकला को निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे मुगल शैली के चित्रों के विषय में दरबारी शान शौकत बादशाह की रुचियां पर आधारित रहे। मुगल काल में अधिकतर महान महीने काम किया गया है। महीने एवं नुकीले तुलिका से बहुत बारीकी रेखाएं खींचने का अद्भुत कौशल देखने को मिलता है। मुगल शैली का रंग विभाग प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशल भी दिखता है। कूची या ब्रश के प्रायः गिलहरी के बालों से बनाया गया है। चित्रकारों को संध्या और रात्रि के चित्रकांकन में भी रुचि ली है। ऐसे चित्र को चांदी और स्वर्ण रंग बनाए गए हैं। इस काल में अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। इन सामान्य विशेषताओं के बावजूद मुगल काल में प्रत्येक बादशाह के काल में बने चित्र में पर्याप्त विशेषताएं मिलती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। बाबरकालीन चित्रकला की विशेषताएं। बाबरकालीन चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना, आलोचना एवं व्यंग के विषय में चित्रित करना। चित्रों में छाया खाया और प्रतिक्षेप का बढ़ता हुआ महत्व, गहरे नीले लाल रंग का अधिकतम प्रयोग करना, चित्र में उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का अंकन करना, चौड़े ब्रश के जगह गोल ब्रश का प्रयोग करना। प्रमुख चित्रकार। अकबर के दरबार में चित्रकारों की एक सूची में बड़े संख्या में नाम शामिल है, जैसे मीर सैयद अली, अब्दुल रसद खान अलावा प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत, मिस्किनी, नन्हा कन्हा और बसवान, मनोहर, दौलत, केसु, भीम गुजराती, धर्मदास, इनायत प्रसिद्ध हैं। जहांगीरकालीन चित्रकला। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला को निम्नलिखित विशेषताएं थी। जहांगीर के समय चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी मुगल चित्रकला के फारसी प्रभाव से मुक्ति। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। इस कारण पारसी ब्राउन ने कहा है, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला का वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। इस दौर के चित्रकला में रूढ़ियों और स्थान वास्तविकता को प्रदर्शित किए जाने लगा। हस्त मुद्राएं वास्तविकता के अधिक निकट है, जैसे अकबर काल में बदल रुई के गट्ठर जैसे दिखते हैं, लेकिन जहांगीर काल में वास्तविक दिखने लगे। इस काल में प्राकृतिक और अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया है। पशु पक्षी, फूल और वनस्पतियों का बेहद सुंदर चित्रांकन किया गया है।
धार्मिक चित्र बनाने के क्रम में चित्रों के दरबार में चित्रण ज़्यादा होने लगा। व्यक्ति चित्र बहुत ज़्यादा संख्या में बनाने लगे। एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा शुरुआत हुई, जिसे पगड़ी लगाया जा सके या गले में पहना जा सके। छवि चित्र को प्रचलित के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली यानी एल्बम तथा अलकृत हाशिए का विकास हुआ। जहांगीरकालीन प्रमुख चित्र। ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर। वर्जिन मैरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर। मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर। आयर और दनिश नामक पशुओं को किस्में कहानियाँ की पुस्तक में चित्रकारी है। इसके अतिरिक्त इस काल के दौरान अकबर के दृश्यों की प्रतिक्रिया पक्षी और पशुओं और पुष्पों का चित्रण भी किया गया है। जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार। जहांगीर के अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें से फर्रुख बेग, आकरीजा, अब्बुल हसन, मंसूर, विनासदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत प्रमुख थे। शाहजहांकालीन चित्रकला। जहांगीर के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों में मुगल चित्रकला में अपनी चमक दमक और परिष्कार खो दिया। यद्यपि शाहजहां लघु चित्रों में रुचि रखता था और चित्रित पांडुलिपियों का प्राथमिकता देता रहा, फिर भी वह मुख्यतः भवन निर्माण के प्रति उत्साहित दिखाई दिया। शाहजहां के दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहा, जैसे गुणगान करते हुए देवदूत स्वर्ग के ताज लेकर उतरे हैं। इस काल के चित्र में विषयों को यौवन, सुंदरियां और रंगमहल और विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए हैं। सरेस आदि का मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखाना, रंगों की हल्की घुलन के साथ लगाना। चित्रकला के अतिरिक्त तपस्वियों और रहस्यवादियों का समूह को दर्शन वाले अन्य चित्रकलाएं और अनेक निर्दर्शी पांडुलिपियां भी इस अवधि में निष्पादित की गई है। शाहजहां को छवि चित्र बने हैं और सबसे प्रायः उसमें सर्वोत्तम वस्त्र, रत्न, भूषण धारण किए चित्रण किया गया है। इन चित्रों को उसके सिर के पीछे प्रभा, पुंज और शोभनमान भी है। इस दौर के एकल छवि चित्रों में यह विशेषता दिखाने में आती है कि गहराई और संपूर्ण दृश्य विघटन प्रकट करने के लिए चित्र की पृष्ठभूमि दूर दिखाई देने वाली धुंधला नगर दृश्य हल्के रंग में चित्रित किया गया है। शाहजहांकालीन प्रमुख चित्र। गुलिस्ता और सदी का बुस्तान। दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहां। पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगति में शाहजहां, जिसमें अकबर ताज शाहजहां को सौंप रहा है। शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार। शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकारों में विचित्र, चैतरमान, अनूप चतर और समरकंद, मोहम्मद नासिर, इनायत और मकर आदि हैं। औरंगजेबकालीन चित्रकला। मुगल चित्रकला के आश्वासन की शुरुआत शाहजहां के काल में ही शुरू हो गई थी। नवीनतम के स्थान पर चित्रों को रूढ़िवादिता का समावेश हो गया, जिसमें चित्रों को दोहराव नजर आने लगे। कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला तथा संगीत में इतना विमुख रहा कि लघु चित्रों की एक अत्यंत विकसित कला उसके शासनकाल में औंधे मुंह जा गिरी। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अंतिम समय में चित्रकारी के कुछ रुचि ली है। परिणाम स्वरूप इसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए एवं युद्ध करते हुए बने हैं। मुगलकालीन साहित्य। बाबर तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखी है। हिमायूं का हिमायूंनामा। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है और गुलबदन बेगम हिमायूं की बहन थी, जिसने अकबर की आग्रह पर यह पुस्तक लिखी है। इसमें बाबर और हिमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। बाबर को विष द्वारा मारे जाने का भी उल्लेख है। तारिक-ए-राशिदी। इसमें मिर्जा हैदर दुगलत की रचना है। बाबर का मौसेरा भाई और इनमें बाबर की भद्रता का उल्लेख है।
मध्य एशिया के राजनीति का परिचय मिलता है। शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध का वर्णन भी मिलता है। मिर्जा हैदर दुलगत ने कश्मीर का शासन भी संभाला है। कानून ए हुमायूं नामी। लेखक खोद मीर को अमीर ए अखबार का पदवी भी दी गई थी। हुमायूं द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों को कानूनों का वर्णन है। अकबर तोहफा ए अकबर शाही यह अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई है। शेर शाह ने शासनकाल की जानकारी तथा अकबर से जुड़ने तथ्यों की जानकारी यह अकबर का आग्रह पर लिखी गई है। तारीख ए शाही यह अहमद यदगार द्वारा लिखी गई है। इसमें तारीख ए सलातीन और अफगानामा भी कहते हैं। बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक वर्णन है। नाफिस उल मासिर अकबर के काल पर रचित पुस्तक यह लिखी गई है। यह मीर अल्लाह उद्दौला काजवीनी द्वारा लिखी गई है। इसमें केवल 1575 तक ही का वर्णन है। तारीख ए अकबरी यह अरीफ गंधारी द्वारा लिखी गई है। इसमें अकबर द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का वर्णन है। अकबरनामा यह अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक जिसमें 3 भाग में बटा हुआ है। प्रथम भाग में तैमूर से हुमायूं की मृत्यु तक तथा अकबर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है, जबकि दूसरा भाग में अकबर का राज्याभिषेक से लेकर शासन के 76 वर्षों का वर्णन है। तीसरा भाग में यह भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम भाग 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली का नियमों का उल्लेख है और चौथे प्रकरण में भारत की जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक संस्कृति स्थिति का वर्णन है और 5वें भाग में अब्बुल फजल के अपने जीवन में अपने अकबर के कहावतों का उल्लेख किया गया है। फैजी ने भी अकबरनामा से एक पुस्तक लिखी है। आईने ए अकबरी में उल्लेख है। मनसबदारी का स्तर 66, सूफी संप्रदायों की संख्या 14, चित्रकारों की संख्या 15 और गीतकारों की संख्या 36, शिल्पकारों की संख्या 28 बताई गई है। तारीख ए अल्फी यह मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है। इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में इसकी रचना की गई है, जिसकी प्रस्ताव अब्बुल फजल ने लिखी है। तबकात ए अकबरी इस तारीख ए निजामी भी कहते हैं। इसके लेखक निजाम उद्दीन अहमद थे। इन्होंने गुजरात के बख्शी के पद पर काम किया और अकबर के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। इस पुस्तक में 120 बड़े शहरों और 300 छोटे शहरों मुगल साम्राज्य में होने का उल्लेख है। इसके प्रथम 2 भाग में सल्तनत और मुगल साम्राज्य का समर्पित है, जबकि तीसरा भाग गुजरात, जौनपुर, बंगाल जैसे प्रांतों को समर्पित है। चूँकि इसमें केवल आंकड़ों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, अतः इसे मुगल काल की नीरस पुस्तक भी कहा जाता है। तज़किरा ए हुमायूं और अकबरी वायजीद वायद की इस पुस्तक में हुमायूं और अकबर की साम्राज्य का तुलनात्मक विवरण मिलता है। मुनाखवत उत तरवीख इसमें इसके लेखक बदायूं हैं। भारत के समान इतिहास का इसमें उल्लेख है। इसका प्रथम भाग तबकात ए अकबरी को समर्पित है, जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक वर्णन किया गया है। दूसरा भाग पूर्णतः अकबर को समर्पित है। तीसरा भाग सूफियों और विद्वानों आदि के जीवन पर प्रकाश डालता है। धातुत्व है कि बदायूं अकबर के नीतियों का आलोचक था और अकबर को काफिर कहता था। जहांगीरनामा तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई है। जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा फारसी में है। इसमें 16 वर्षों का इतिहास उसने स्वयं लिखा है, किंतु इसे पूरा करने में मुतमिद खां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा के लेखक का श्रेय दिया जाता है। मुतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें जहांगीर द्वारा मदक द्रव्यों के सेवन का भी चर्चा किया गया है। शाहजहां पदशाहनामा वस्तुतः पदशाहनामा शीर्षक के अंतर्गत शाहजहां के शासन काल में 2 भागों में बांटा दिया गया है।
इसे 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। पहला अमीन काज़विनी प्रथम 10 वर्षों का वर्णन मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबारी इतिहासकार जिसने 20 वर्षों की जानकारी दी है। इसके खंड में मनसबदारों की सूची भी मिलती है। मोहम्मद वारिस शाहजहां के शासनकाल में 21 से 30 वर्षों तक का वर्णन है। शाहजहांनामा यह पुस्तक उसके एक अधिकारी इनायत खां द्वारा लिखी गई है। दूसरी शाहजहांनामा सदीक खां द्वारा लिखा गया है। चाहर चनम इस पुस्तक की रचना चंद्रभान द्वारा की गई है। इसमें शाहजहां द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं और प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। औरंगजेब आलमगीरनामा आलमगीरी इसके लेखक मुहद्दम मुहम्मद काजिम सिरजी हैं। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों तक विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन क्योंकि बाद में औरंगजेब इतिहास लेखन को प्रतिबंध कर दिया था। मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिकता इतिहासकार कहा जाता है। बाद में हतीमा खां ने भी आलमगीरनामा नाम से पुस्तक लिखी है। मसीर ए आलमगीरी इसके लेखक साकी मुस्ताद खां हैं। जादूनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजटियर कहा है। इसमें सतनामी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखी गई है। मुंतखाब उल लुवाब इसके लेखक काफी खां हैं। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है। इसे काफी खां ने छुपकर गुप्त तरीके से लिखा है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल में व्यापक भ्रष्टाचार पर चोट की गई है। फतुहा ए आलमगीरी इसके लेखक ईश्वर दास नगर हैं। औरंगजेब के शासनकाल में 34 साल तक का वर्णन है। औरंगजेब और राजपूतों के बीच बदले संबंधों का विवरण मिलता है। फातिमा ए आलमगीरी शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों द्वारा रचित यह पुस्तक है। इसमें इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है। इसे मुस्लिम विधि द्वारा सबसे बड़ा डाइजेंट कहा जाता है। खुलासत उत तबरीख इसके लेखक सुजन राय भंडारी हैं। इनमें मुगल की राजनीतिक प्रशासनिक भौगोलिक स्थितियों का वर्णन है। नुस्खा ए दिलखुशा इसमें यह भीमसेन द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख मिलता है तथा मुगलों की सेवा में दक्कन सामंतों की उपस्थिति को समान बताया गया है। पहले भीमसेन मुगलों की सेवा में थे किंतु बाद में बुंदेल की सेवा में चले गए। वकायत ए आलमगीरी यह अंकिल खां द्वारा रचित पुस्तक है। उत्तराधिकार का युद्ध और सिंहासन की लड़ाई का विस्तृत उल्लेख मिलता है।